बात होगी नीट पेपर लीक मामले से जुड़ी हुई खबर की। बड़ी खबर आपको दे दी, नीट पर थोड़ी देर में शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान प्रेस कॉन्फ्रेंस करने जा रहे हैं। नीट परीक्षा की नई तारीख भी घोषित कर दी गई है। 21 जून को नीट की दोबारा परीक्षा कराई जाएगी। धर्मेंद्र प्रधान के घर पर हुई इस बैठक के बाद यह फैसला लिया गया है। आपको बता दें 3 मई को पेपर लीक के चलते परीक्षा रद्द कर दी गई थी। कल देर शाम धर्मेंद्र प्रधान के घर पर हाई लेवल मीटिंग हुई, जिसमें आगामी नीट पेपर कराने से लेकर पेपर लीक तक को लेकर बात हुई। इस मीटिंग का मुख्य मकसद यही था कि रद्द हुई परीक्षा को अब एक नए सिरे से कराया जाए, और ये कैसे हो सकता है ताकि कि कोई गड़बड़ी ना हो। सरकार ये सुनिश्चित करना चाहती है कि इस बार री नीट पूरी तरह से पारदर्शी हो, सुरक्षित तरीके से हो, जिससे दिन रात मेहनत करने वाले छात्रों की मेहनत जाया ना हो, उनके साथ अन्याय ना हो। उधर सीबीआई की जांच लगातार आगे बढ़ रही है। मामले में अब तक 7 गिरफ्तारियां हो चुकी हैं। सीबीआई आरोपियों से पूछताछ कर पेपर लीक केस की सारी कड़ियां जोड़ेंगी। वहीं इस मामले में कई बड़े खुलासे हुए हैं। सबसे बड़ा खुलासा तो नासिक के शुभम खैरनार से जुड़ा हुआ है। जानकारी के मुताबिक शुभम खैरनार नासिक में मेडिकल एडमिशन प्रोसेस से जुड़ा हुआ ट्रेनिंग सेंटर चलाता था। महाराष्ट्र समेत कई स्टेट में इसकी शाखाएं चलती थीं। सीबीआई अब इस ऑफिस के कामकाज की पड़ताल कर रही है। तो बड़ी बात तो यह है सचिन जी कि पहले तो परीक्षा पेपर बार बार लीक हो क्यों रहा है, इसके लिए कोई ऐसा स्थायी समाधान तो निकालने की आवश्यकता है। आप ऑनलाइन पेपर करा सकते हैं। जब इतनी बड़ी संख्या है, आपको ऑनलाइन पेपर कराने का क्या कोई विकल्प दिया जा सकता है? क्या 2 पालियों में इसे कराने का कोई विकल्प दिया जा सकता है? क्योंकि बार बार बच्चों की मेहनत जाया हो रही है। देखिए, इसमें आप एक कॉन्ट्रास्ट करें कि यूपीएससी की परीक्षा में आपने कभी नहीं सुना है कि पेपर लीक होता है। कहने का मतलब है कि ऐसा नहीं है कि आप इसको रोक नहीं सकते हैं। जब आप यूपीएससी की परीक्षा, जिसको लेके बहुत सारे मिडिल क्लास, लोअर मिडिल क्लास के लोग उसको एक एस्पिरेशनल कैरियर की तरह देखते हैं, जब वहाँ पे आज तक इस तरह की शिकायतें नहीं आई हैं, तो एनटीए जो एजेंसी है, हमारे नेशनल टेस्टिंग एजेंसी, उनके अंडर में जितनी एग्जाम्स हो रहे, चाहे जी का हो, नीट का हो, यूजीसी नेट का हो और तमाम एग्जाम्स हो, उसमें इस तरह की जो गड़बड़ी, और ये लगभग एक क्रम सा बन गया है कि बार बार ये सुनते हैं। तो इसका एक तो जो आपने कहा कि कोई टेक्नोक्रेटिक सॉल्यूशन है कि आप इसे इस तरीके से ऑनलाइन करें या अलग अलग तरीके से करें कि इसमें संभावना कम हो जाए, लेकिन सबसे बड़ी चीज जो ये है कि इसमें यूपीएससी की बजाय जो एनटीए जिन लोगों को क्वेश्चन सेट करने का जिम्मा देती है, उनका बैकग्राउंड चेक कितना सीरियसली किया जाता है। क्योंकि ये सवाल ये है कि ये अंदर के वो लोग हैं जो क्वेश्चन प्रिपेयर करने में, उसके बाद ये जो मामला आया है उसमें ऐसा दिख रहा है कि लातूर जो वहां पे कोचिंग का बहुत बड़ा महाराष्ट्र में सेंटर है, वो अंग्रेजी की पेपर को मराठी में, चूंकि 13 भाषाओं में उसकी एग्जाम होती है, उसके दौरान शायद ये लीक हुआ। तो कहने का मतलब है कि आप बहुत ही कैजुअली ऐसे लोगों को शामिल कर रहे हैं प्रश्नावली बनाने की प्रक्रिया में, जिनका एक बैकग्राउंड चेक, एक एथिकल इंटीग्रिटी वैसा बहुत स्ट्रांग नहीं पाया जाता है। तो सबसे पहले तो कहते हैं ना कि आप टेम्पररी लोगों से परमानेंट सॉल्यूशन नहीं निकाल सकते हैं। एक एजेंसी जो आउटसोर्स करती है लोगों को, कैजुअली लोगों को बुला लेती है। लगता है ऐसा कि बहुत जगह लोग अपने संबंध के आधार पे लोगों को बुलाते हैं क्वेश्चन पेपर तैयार करने के लिए, बजाय कि एक रिगरस बैकग्राउंड चेक करके उसके साथ सुरक्षा के इंतजाम हो। तो मुझे लगता है यहां पे सबसे बड़ी जो ओवरहॉल करने की जरूरत है वो ये है कि आखिर क्यों है कि यूपीएससी का क्वेश्चन पेपर जो इससे ज्यादा इंपॉर्टेंट, उसके लिए तो लोग करोड़ों में देने के लिए तैयार हो जाएंगे अगर बिकने लगे तो, अगर बाजार कहीं भाव चले तो, जिस तरह यहां मेडिकल के लिए चल रहा है उसको देखा जाए। और एनटीए लगातार इस कटघरे में आ रहा है, इसे ओवरहॉल करने की जरूरत है। और इस पूरी प्रक्रिया में जिन लोगों को आप शामिल कर रहे हैं उनका बैकग्राउंड चेक होना चाहिए, उनका एकेडमिक क्रेडेंशियल चेक होना चाहिए, और कोचिंग सेंटर वाले एरिया से खास तौर पे साहब, चूंकि वहां पे इतने बड़े पैमाने पे लेन देन चलता है कि अच्छे से अच्छे लोग उसमें कहीं ना कहीं कोई ना कोई एक मोल शायद मिल जाए, अगर वो रिगरसली एक बैकग्राउंड इंटीग्रिटी से नहीं है। अब 2016 से लेकर राजकुमार जी 2024 तक लगातार हमने देखा कि फ्लिप फ्लॉप चलता रहा। पहले तो ये मानने के लिए तैयार नहीं थे कि लीक होता है, लीक मानने के लिए तैयार हुए, सुप्रीम कोर्ट ने अपना ऑब्जर्वेशन दिया, माना गया कि लीक हो रहा है। पटना हजारीबाग में जब खबर पता चली थी तो ये कहा गया था कि भाई एक रीजन में इस तरीके की घटना सामने आई,
फिर हमने देख लिया अभी तो नासिक और राजस्थान, सीकर, कहाँ कहाँ से इसके तार जुड़े हुए हैं। प्रश्न ये है कि आप पब्लिक एग्जामिनेशन एक्ट 2024 भी लेकर आ जाएं, ये रोकथाम के लिए ठीक है, लेकिन इम्प्लीमेंटेशन शायद इसका ठीक तरीके से नहीं हो पा रहा है। देखिए, संकट इच्छा शक्ति का है, विलिंगनेस नहीं जी, विल पावर नहीं है या इच्छा नहीं है। आप और संक्षिप्त में कहें तो सीधे सीधे 2016 से लगातार लीक हो रहा है। आप लीक को लीक नहीं मानते, और लीक मान लेने के बाद भी जो कार्रवाई होती है वो लकीर पीटने की ज़्यादा है। इससे पहले लीक हुए सीबीआई इंक्वायरी हुई, क्या निकला? आपने कुछ गिरफ्तारियां कर ली, कुछ लोगों को सजा हो जाई। आप लीक रोक पाए क्या? एग्जामिनेशंस को और ज़्यादा क्रेडिबल बनाने के लिए, सेफ बनाने के लिए सिस्टम को आपने एनटीए बनाई। अब हाल के लीक देख लें तो एनटीए सबसे ज़्यादा सस्पेंशन के दायरे में है। उसकी वर्किंग किसने बनाई थी एनटीए? आप रोज मीटिंग कर लें, रोज प्रेस कॉन्फ्रेंस कर लें, उससे होगा क्या? सिस्टम की प्रॉब्लम है। देखो, लीक कभी बाहर से नहीं होता, लीक हमेशा सिस्टम से होता है। सिस्टम आपने बनाया है। अगर सिस्टम खराब है, काम नहीं कर पा रहा है, आपकी एक्सपेक्टेशंस के साथ डिलीवर नहीं कर, फिर चेंज करिए उसको। और जो लोग जिम्मेदार हैं, जिम्मेदार में जो शीर्ष पदों पर है, चाहे वो एजेंसी हो, चाहे शिक्षा मंत्रालय का तंत्र हो, वो जिम्मेदार है, वो जवाबदेह है। आप छोटी मछलियों को पकड़ के आप कुछ कर देंगे, उससे सिस्टम नहीं सुधरेगा। और ये ज्यादा बड़ा संकट इसलिए है कि देखिए, लाखों बच्चे जिनको आप कहते हैं देश का भविष्य है, बिल्कुल ठीक बात है सर, उनके साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। कुछ लोग हो सकते हैं जिनके पास आर्थिक संसाधन है, पैसा है, खरीद लेते हैं, वो भी मानसिक रूप से अपराधी हैं। भले लोग नहीं है, चाहे उनके पेरेंट्स हो या वो। मैं तो 12वीं की कक्षा का जिन्होंने अभी अभी एग्जामिनेशन क्लियर किया है, उनके मैं बयान सुन रही थी। वो कहते कि हम तैयारी तो कर रहे हैं मैम, लेकिन तैयारी करने के बाद इसका निष्कर्ष क्या निकलेगा ये हमें नहीं पता। तो हम अभी भी अंधेरे में हैं कि हमारा कहीं 1 साल 1.5 साल बर्बाद ना हो जाए, जैसे हमारे सीनियर्स का हुआ है। तो एक डर है लोगों के अंदर। ना, फिर हम उनके मन में क्या छवि बन रही है, हम कैसा समाज बना रहे हैं, कैसा देश बना रहे हैं जी, और कैसे लोग कल को ऊंची कुर्सियों पर बैठेंगे, वो कैसे देश चलाएंगे। इस पर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी बयान दिया है। नीट पेपर लीक के बाद सीएम योगी ने नकल माफिया और पेपर लीक कराने वालों को बड़ा मैसेज दिया। सीएम योगी ने कहा कि पेपर लीक करने वाले ताउम्र जेल में बिताएंगे, और जिसने भी नौजवानों के भविष्य के साथ खिलवाड़ करने की कोशिश की, उनकी प्रॉपर्टी जब्त की जाएगी। सरकार किसी भी हाल में उन्हें बख्शेगी नहीं। यूपी उन राज्यों में है जिन राज्यों ने पहली बार नकल या प्रचार लीक के मामले को एक संज्ञेय अपराध की श्रेणी में लाकर के आजीवन कारावास तक की सजा उसके लिए तय की है। नौजवान के भविष्य के साथ जो खिलवाड़ करेगा, उसकी प्रॉपर्टी जब्त करेंगे और उसको आजीवन कारावास तक की सजा उपलब्ध दिलाने के लिए सरकार पूरी मजबूती के साथ पैरवी करेगी। ये वो कदम हैं जो लीक हो जाने के बाद उठाए जा सकते हैं एक सरकार के द्वारा, लेकिन लीक ना हो वो सिस्टम कैसे ठीक होगा, उसे क्लीन कैसे बनाया जाएगा, ये तो शिक्षा मंत्री का काम है, ये उनके शिक्षा मंत्रालय का काम है, ये एनटीए का काम है। लेकिन जिस विलिंगनेस की बात कर रहे हैं कि क्या वो विलिंगनेस दिखाई दे रही है? साल दर साल परीक्षा का पेपर लीक हो जाना, 23 लाख छात्रों के वो चुनिंदा सिर्फ मुजरिम नहीं है, पूरा तंत्र मुजरिम दिखाई दे रहा है। देखिए, आप विजन विकसित भारत 2047 की परिकल्पना और उसके लिए पॉलिसी को आप जोड़ रहे हैं उसमें युवा शक्ति, डेमोग्राफिक डिविडेंड की आप बात करते हैं। अब यहाँ पे 12वीं के बाद जब एग्जाम में कैरियर की बात होती है, अब वो तो छोड़ दें कि सफल होने के बाद किसकी ट्रांसफर पोस्टिंग में फेवरेटिज्म चलता है। यहाँ तो है कि आपके कैरियर की जो शुरुआत है, वहीं से अगर आपका विश्वास खत्म हो गया, आपकी युवा पीढ़ी का, वैसे भी हम लोग कह रहे हैं कि राजनीति का जेनजीकरण हो रहा है, ये अगर आपसे विमुख हो गया, देखिए ये तो एक राष्ट्र जो एंटी नेशनल आप जो शब्द यूज करते हैं, यहां पे इस तंत्र को एंटी नेशनल कहना चाहिए। ये लापरवाही जो है, उदासीनता जो राजकुमार जी बोल रहे थे, ये उदासीनता इतनी बड़ी चीज है कि आप एक चुनाव को जीतने के लिए जब पूरा ताकत झोंक देते हैं, हमारे ऐसे ऐसे मंत्री हैं जो चुनावी तरीके से उन्हें कहीं का प्रभारी आप बना दें, देखिए क्या असंभव अपना एक कीर्तिमान करके, तो क्षमता तो आप में है। तो सवाल है, बात वही आ जाती है कि क्षमता आप में है, कैपेबिलिटी है, बस यहां पे क्या है कि वो विल पावर आपको चाहिए कि आप
बच्चों के भविष्य से जुड़ी हुई चीजों को हल्के में न ले कि हो गया तो एक कार्रवाई कर, अरे आप घर उसका तोड़ दीजिए, बुलडोजर चला दीजिए, प्रॉपर्टी जब्त कर लीजिए, लेकिन लाखों लोग सोचिए जो गरीब तबके से, लोअर मिडिल क्लास से आते हैं, वो अपने घर से बाहर रह के कोचिंग में तैयारी करते हैं, महीनों तैयारी के बाद जब एग्जाम देते हैं, फिर उसके बाद पता लगा कि क्वेश्चन लीक था, उसके बाद अब फिर जून में ले, फिर से वो तैयारी में जाए। तो एक जो मानसिक प्रताड़ना है, एक विमुखता जो हो रहा है, पूरा एक जनरेशनल क्राइसिस की ओर ये संकट बढ़ सकता है। एक खुलासा हुआ है नीट पेपर लीक कांड को लेकर ही सीबीआई पूछताछ में ये पता चला है कि यश यादव ने राजस्थान के रहने वाले विकास को 2025 में करीब 30 लाख रुपए में पहले पेपर बेचा। विकास और उसके 4 भाई बहन इसी परीक्षा में सेलेक्ट हुए थे और सभी को सरकारी कॉलेज में एडमिशन भी मिला था। इसी कड़ी में सीबीआई अब दिनेश बिवाल, मांगीलाल और विकास के घर पहुंची, जहां कई अहम दस्तावेज मिले। माना जा रहा है कि जल्द ही सीबीआई इस पर कोई बड़ा खुलासा करेगी। सीबीआई सबसे बड़े 2 नाम यानी दिनेश और मांगीलाल के घर पर 3 घंटे सर्च ऑपरेशन चला रही थी। ये वो घर है दिनेश और मांगीलाल का। यहाँ पे जो कमरे आप देख रहे हैं, यहाँ पर सीबीआई ने तमाम जगहों पर सर्च ऑपरेशन किया, इन कमरों को खंगाला, तमाम दस्तावेज देखे और ये माना जा रहा है कुछ दस्तावेज और मोबाइल यहाँ से सीबीआई अपने पास जब्त करके लेके गई है। 3 घंटे का ये सर्च ऑपरेशन आप समझ सकते हैं कि दिनेश और मांगीलाल के यहाँ पर इस सर्च ऑपरेशन में तमाम बड़े खुलासे हो सकते हैं जो सीबीआई को अहम दस्तावेज मिले हैं। शुरुआती जानकारी जो हमारे पास आई है उसके मुताबिक दिनेश और मांगीलाल का यानी जो पेपर कनेक्शन है, जब सबसे पहले गुड़गांव से उसके पास पेपर आया और उसने सीकर भेजा, उसने 30 लाख रुपए में खरीदा, ये जानकारी है। लेकिन ये पैसे कहां ट्रांसफर किए गए, जो कड़ियां हैं वो जोड़ने का प्रयास किया जा रहा है। फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन सबसे ज्यादा सीबीआई अपने जांच में इसी पर जोर दे रही है कि फाइनेंशियल जो ट्रांजेक्शन हुआ है वो किसके किसके बीच में हुआ है, पैसा किसको ट्रांसफर किया गया है, क्या डायरेक्ट पैसा पुणे में ट्रांसफर किया गया है या फिर उन लोगों को दिया गया है जो पेपर खरीदा था। क्या दिनेश और मांगीलाल की तरफ से ही तमाम बच्चों को पेपर दिया गया और उस एवज में पैसे मांगे गए, पैसे लिए गए, इन तमाम चीज़ों पर अहम जोर दिया गया। और इसीलिए ये जो लॉकर्स है, इसमें अलमारी में इनको खंगाला है, तमाम ऊपर जो घर बने हुए हैं वहाँ लोगों से पूछताछ की है, कमरों में सीबीआई ने तलाशी ली है। सीबीआई ने यहाँ पर मांगीलाल और दिनेश की जो पत्नी है उनसे पूछताछ की है। तो 3 से 3.5 घंटे बिताने के बाद सीबीआई के हाथ में कुछ अहम सुराग लगे हैं और खास तौर पर ये फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन के सुराग लगे हैं माना जा रहा है। और उसके बाद सीबीआई इन दस्तावेजों को समेटकर अपने साथ दिल्ली लेकर रवाना हो गई है, क्योंकि जो 5 गिरफ्तारियां सीबीआई ने दिखाई है उसमें दिनेश, मांगीलाल और विकास भी मौजूद है। और ये सीबीआई के गिरफ्त में यानी इनसे पूछताछ में कई बड़े खुलासे हो सकते हैं और कई बड़े वो नाम जो इस पेपर लीक माफिया संगठन से लगातार जुड़े रहे हैं उनका भी नाम सामने आ सकता है। आप हमारे सहयोगी मनीष की रिपोर्ट देख रहे थे। अब से थोड़ी ही देर में शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान प्रेस कॉन्फ्रेंस करने जा रहे हैं। तैयारियां लगभग वहां पर पूरी हो गई हैं। नीट पेपर लीक को लेकर सरकार के मंत्री अपनी तरफ से क्या बातें रखते हैं उस पर हमारी नजर रहेगी। तब तक बात हो जाए बंगाल में। बंगाल में सरकार का गठन हो चुका है और शुभेंदु कैबिनेट में शामिल मंत्रियों के बीच विभागों का बंटवारा भी हो चुका है। बंगाल में अभी मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी के अलावा 6 मंत्री हैं, जबकि मैक्सिमम 44 मंत्री बन सकते हैं। ऐसे में शुभेंदु कैबिनेट का विस्तार भी होना है। सवाल यह है कि बंगाल का अगला वित्त मंत्री कौन होगा। शुभेंदु अधिकारी अपने पास कौन कौन से मंत्रालय रखेंगे। बीजेपी किसी अर्थशास्त्री को क्या बंगाल का अगला वित्त मंत्री बनाएगी या नहीं, ये एक बड़ा सवाल है। ये सवाल इसलिए है क्योंकि संजीव सान्याल एक ऐसा चेहरा है जो पश्चिम बंगाल में नए वित्त मंत्री के तौर पर दिखाई दे सकता है। संजीव सान्याल अभी प्रधानमंत्री मोदी के आर्थिक सलाहकार हैं। बताया जा रहा है कि उन्हें नंदीग्राम सीट से उपचुनाव लड़ाया जा सकता है। शुभेंदु अधिकारी ने नंदीग्राम सीट को खाली किया है। बताया यह भी जा रहा है कि नंदीग्राम से चुनाव जीतने के बाद संजीव सान्याल को शुभेंदु कैबिनेट में शामिल किया जाएगा और उन्हें वित्त मंत्रालय की जिम्मेदारी सौंपी जा सकती है। अभी वित्त मंत्रालय मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने अपने पास रखा है, लेकिन जिस तरीके की आर्थिक व्यवस्था इस वक्त पश्चिम बंगाल की बनी हुई है, उनका बजट घाटे में चल रहा है, बहुत देनदारी उनके ऊपर है और बहुत सा काम पश्चिम बंगाल में अभी होना है। तो सज्जन जी, अगर विकास के ट्रैक पर तेजी से गाड़ी दौड़ानी है तो फिर एक ऐसा व्यक्ति भी चाहिए होगा जो अर्थशास्त्र समझता हो और
और सिस्टम को भी जानता हो। निश्चित तौर पे, और संजीव सान्याल चूंकि बंगाल से हैं तो एक इमोशनल कनेक्ट भी ज़्यादा रहता है। दूसरा है कि जब हम डबल इंजन के सरकार की बात करते हैं तो ये मान के चलिए कि संजीव सान्याल का जो एक्सेस है दिल्ली के साथ और बाकी फाइनेंशियल वर्ल्ड के साथ, उनका जो बैकग्राउंड है, तो अगर बंगाल से वो बनते हैं तो जो री इंडस्ट्रियलाइजेशन, बंगाल का पुनः औद्योगिकरण की बात चल रही है, उसके लिए ज़रूरी है। और नंदीग्राम सीट से ऐसा सुर्खियों में है कि शायद उन्हें उपचुनाव में लड़ाया जा सकता है। और टीएमसी चुनाव हारने के बाद जब सरकार रहते में 2 बार हारी है, 21 में और 26 में हार गई, तो इस बार मुश्किल ही है कि वो वहाँ पे बहुत ज़्यादा संजीव सान्याल को मुश्किल मिलेगी। लेकिन यहाँ पे एक चीज़ सबसे ज़रूरी ये है कि देखिए, संजीव सान्याल पैरामीटर के हिसाब से बिल्कुल फिट बैठते हैं। समस्या ये हो सकती है, घर्षण क्या हो सकता है कि स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी है, क्योंकि उन्हें प्राइम मिनिस्टर इकोनॉमिक एडवाइजरी काउंसिल में एक स्पेस मिलता है, एक एकेडमिक्स के तौर पे, एक पब्लिक इंटेलेक्चुअल के तौर पे वो जाने जाते हैं। बट शुभेंदु अधिकारी भी एक स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी है। ऐसे में जब संजीव सान्याल वहाँ पे, मान लीजिए अगर फिनेंस मिनिस्टर बन के आते हैं, वैसे में चीफ मिनिस्टर के साथ वो कोऑर्डिनेशन बहुत ज़रूरी है। लेकिन निश्चित तौर पे मान लीजिए बंगाल का री इंडस्ट्रियलाइजेशन के लिए संजीव सान्याल जैसे व्यक्ति के आने से आपको एक टेक्नोक्रेटिक पर्सनैलिटी चाहिए। इसलिए मैंने आपसे जब सवाल पूछा तो यही कहा था कि जो अर्थशास्त्र भी जानता हो और सिस्टम भी जानता हो, तो वो जानते हैं कि पीएम का सिस्टम क्या है काम करने का। अगर वो शामिल किए जाते हैं तो वाकई में ये उम्मीद की जा सकती है कि पश्चिम बंगाल का विकास जो है वो तेजी से होगा। इस बीच एक खबर और आई कि रथिंद्र बोस पश्चिम बंगाल विधानसभा के नए स्पीकर होंगे। रथिंद्र बोस कूच बिहार दक्षिण सीट से विधायक हैं। नॉर्थ बंगाल से स्पीकर बनने वाले वो पहले नेता होंगे। तो रथिंद्र बोस ये भी एक नाम है जो स्पीकर के पद पर अब दिखाई देगा। देखिए, निश्चित रूप से वैसे तो बीजेपी के पास इतनी थंपिंग मेजोरिटी है कि बहुत ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता, लेकिन आरएसएस की बैकग्राउंड से जुड़े हैं, पढ़े लिखे व्यक्ति हैं, और नॉर्थ बंगाल से जैसा बता रहे हैं कि पहले व्यक्ति होंगे स्पीकर बनने वाले, तो नॉर्थ बंगाल को भी एक संदेश बीजेपी राजनीतिक तौर पे देना चाहेगी। जहाँ तक सान्याल की बात हो रही थी, संजीव सान्याल की, मुझे लगता है पश्चिम बंगाल देश के उन राज्यों में है जिनकी अर्थव्यवस्था सबसे बदहाल है और लगातार बदहाली की तरफ गई है। तो अगर उस बंगाल को वापस ट्रैक पर लाना है तो कोई ना कोई आपको थोड़ा अलग तरह का प्रयोग वहाँ करना पड़ेगा। जैसा 1991 में मनमोहन सिंह को देश का वित्त मंत्री बना करके भारत सरकार में किया गया था, तो संजीव सान्याल उसके लिए बहुत उपयोगी है। युद्ध स्तर पर काम करना होगा और समय ज्यादा नहीं है रिजल्ट देने के लिए। 2026 में बैठे हैं, 29 में लोकसभा का चुनाव है, तो उससे पहले आपको बंगाल को विकास के ट्रैक पर वापस लाके दिखाना होगा। इसमें एक छोटा सा बात जोड़ दूं कि देखिए, बंगाल 1961-62 तक नेशनल जीडीपी में लगभग 11% की हिस्सेदारी रखता था। आज वो लगभग 5.5% से थोड़ा ही ज्यादा है। तो देखिए कितना बड़ा मैसिव, इससे केवल बंगाल नहीं, पूरे पूर्व की भारत की जो भूभाग है, बिहार से लेकर पूर्वोत्तर तक, उस पे असर पड़ा है। इसलिए ये उस हिस्से के लिए भी काफी जरूरी है कि विकास की गति हर हिस्से में हो। ममता बनर्जी भी एक अलग फॉर्म में दिखाई दे रही हैं। ममता बनर्जी की वकालत पर विवाद गहरा गया है। दीदी की वकालत पर बार काउंसिल ऑफ इंडिया ने नोटिस दिया है। बार काउंसिल ऑफ इंडिया ने पश्चिम बंगाल बार एसोसिएशन से जवाब मांगा है कि एनरोलमेंट नंबर और तारीख क्या है, जरा ये बताई जाए। क्या वकीलों के रजिस्टर में दर्ज है ममता बनर्जी का नाम? तो ममता बनर्जी जिस ऑप्टिक्स में लगातार स्कोर पर स्कोर करती चली जा रही थी और वो काला कोट पहन के राजकुमार जी कोर्ट में दिखाई दे रही थी, उस पर अब बार काउंसिल ऑफ इंडिया ये पूछ रहा है कि जरा दिखाइए तो रजिस्टर में क्या नाम दर्ज है, एनरोलमेंट नंबर क्या है। मुझे लगता है सवाल तो जायज़ है। बार काउंसिल ऑफ इंडिया के अपने रूल्स रेगुलेशंस हैं, उनको फॉलो करना होता है। लेकिन एक दिलचस्प बात यह है, सवाल ये है कि जब ममता बनर्जी सुप्रीम कोर्ट में पेश हुई थी एसआईआर के मुद्दे पर काला कोट पहन के, तब बार काउंसिल ऑफ इंडिया ने इस तरह के सवाल क्यों नहीं पूछे? सवाल तो तब भी पूछे जाना चाहिए। हो सकता है पहली बार ही था, अब जब ये बार बार हो रहा है तो फिर सवाल भी पूछे जा रहे हैं। बिल्कुल पूछे जाने चाहिए। देखिए सिस्टम क्या है सर, ये बता दीजिए। बार काउंसिल ऑफ इंडिया का तो वो है, अगर आप रजिस्टर्ड हैं वहाँ पे वकील के तौर पे, आपने वकालत करने का पंजीकरण करा रखा है, तो आप कर सकते हैं। दूसरी बात, बीच में जैसे ममता बनर्जी मुख्यमंत्री रही 3 कार्यकाल, तो अगर आप किसी संवैधानिक पद पे रहते हैं, किसी ऐसे पद पे रहते हैं जब वकालत नहीं कर रहे हैं, तो आपको सूचित करना होता है। क्या उन्होंने सूचित किया था? और क्या दोबारा वकालत
ज्वाइन करने के लिए उन्होंने कोई सूचना दी है? तो बार काउंसिल ऑफ इंडिया के जो रूल्स रेगुलेशंस हैं, डूज एंड डोंट्स हैं, वो बहुत वादी clear अपना है। पक्ष तो रख ही सकता है या नहीं रख सकता है? नहीं, उसमें रख सकता है, लेकिन वकील के तौर पे अगर आपके पास लाइसेंस है और आप कोई एक अथॉरिटी है जैसे मुख्यमंत्री, आपको अपना लाइसेंस जमा करना होता है और फिर जब आप दोबारा से शुरू करना चाहें तो आपको एक एप्लीकेशन देना होता है। ये प्रक्रिया यहाँ पे मिसिंग है। तो टेक्निकलिटी के तौर पे ममता बनर्जी का वहां जाना इसलिए ऑब्जेक्शनेबल है क्योंकि उन्होंने कभी अपना लाइसेंस सबमिट नहीं किया बार काउंसिल को जब वो मुख्यमंत्री 15 साल रही, और अब वो सीधा पहुंच गई। तो ये एक प्रक्रिया होती है जिसमें कोई भी वकील हो उसे दोबारा से एप्लीकेशन देना होगा कि मुझे फिर से मेरी लाइसेंस चाहिए, फिर से हम सक्रिय वकालत में आना चाहते हैं। आज दमदार 10 में इतना ही। अब से थोड़ी देर में शिक्षा मंत्री प्रेस कॉन्फ्रेंस करने जा रहे हैं, उस पर हमारी नजर रहेगी। बहुत शुक्रिया आपका भी, राजकुमार जी आपका भी बहुत शुक्रिया।